हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। मैं दिलीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 के सारणिक नाम के चैप्टर का बेसिक देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने अवयव का बेसिक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते नए जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सारणिक। तो जानेंगे इस वीडियो में हम सारणिक क्या होता है, सारणिक गुणधर्म क्या होता है और किसी भी सारणिक को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, उसका मान कैसे निकालते हैं, ये हम जानेंगे। तो पहले जान लीजिए सारणिक क्या होता है। जो अब समझिए सारणिक के बारे में। सारणिक जो प्रत्येक वर्ग अवयव का एक संगत संख्या होता है, वर्ग अवयव का सारणिक कहलाता है। ये इसका परिभाषा हो गया। फिर समझिए, सारणिक किसी वर्ग अवयव का एक संगत संख्या होता है, वर्ग अवयव का सारणिक कहलाता है। देखिए जैसे एग्जांपल, एक सारणिक है 2 इंटू 2 कोटि का। मान लीजिए सारणी का नाम है ए। इसे हम स्तंभ कहते हैं और इसे पंक्ति कहा जाता है। स्तंभ को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी यानी कॉलम, सी से डिनोट करते हैं। और पंक्ति को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। स्तंभ को सी से और पंक्ति को आर से डिनोट किया जाता है। और इसे हमने सारणी का नाम दिया था ए, तो इसे ए सारणिक या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या डेल से सूचित किया जाता है। इसे इस तीनों में से आप किसी से भी सूचित कर सकते हैं। किसी भी सारणिक को हम इन तीनों में से किसी से सूचित कर सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा। यहाँ तक हुआ सारणिक के बारे में। अब आगे समझिए, अवयव जो होता था उनकी कोटियां समान भी होती थी और असमान भी होती है, लेकिन सारणिक में कोटियां हमेशा समान होती है। यानी केवल वर्ग अवयव का ही एक सारणिक हो सकता है। अगर वर्ग अवयव नहीं है तो सारणिक नहीं हो सकता है। कोटि एक के लिए सारणिक का देखिए, कोटि एक के वर्ग अवयव का सारणिक क्या होता है। जो कोटि एक के वर्ग अवयव का सारणिक, मान लीजिए कोई अवयव ए है जो 1 इंटू 1 कोटि का है। अब इसका जब सारणिक निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए सारणिक बराबर टू का सारणिक, तो ये आ जाएगा ये सारणिक बराबर 2। तो ये हो गया कोटि 1 के वर्ग अवयव का सारणिक। इसी प्रकार हम लोग कोटि 2 का कर सकते हैं और कोटि 3 का कर सकते हैं। अब कोटि 2 के लिए देखिए, कोटि 2 के लिए होता है ए इक्वल टू A11, A12, A21 और ये A22। जब इसका सारणिक हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा ये सारणिक इक्वल टू, यहाँ भी सारणिक आ जाएगा A11, A12, A21 और ये A22। ये हो गया कोटि 2 के लिए। अब कोटि 3 के लिए देखिए, कोटि 3 के लिए होता है ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और ये A33। जब इसका हम सारणिक करेंगे तो याद आएगा ये सारणिक बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A33, सॉरी A23, A31,
A3 2 और ये 3 3। ये कोटि 3 के लिए हो गया सारणिक, कोटि 1 के लिए, कोटि 2 के लिए और कोटि 3 के लिए। तो सारणिक में हमें कोटि 3 तक ही पढ़ना है। इससे अब समझिए किसी भी सारणिक को सोल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ हम आपको सारणिक के सोल्व करना नहीं बताएंगे। तब जब हम इसका आपको गुणधर्म बताएंगे सारणिक का, तो वहाँ आपको हमने कैसे सोल्व किया ये आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए हम यही बता देते हैं ताकि वहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब कोटि टू जो हमने आपको बताया था, अगर कोटि 2 के रूप में आपको सारणिक दे दिया तो उसे सोल्व कैसे करेंगे। तो कोटि 2 के लिए हमने बताया था A इक्वल टू होता है A11 A12 A21 और ये A22। तो इसका जब सारणिक निकालेंगे तो ये आ जाएगा A11 मल्टीपल हो जाएगा A22 के साथ माइनस A12 मल्टीपल हो जाएगा A21 के साथ। तो ये हो गया कोटि 2 के लिए। अब यहाँ से हमें कोटि 2 के लिए जानना है। तो कोटि 2 के लिए आ जाएगा ए सारणिक बराबर होता है A11 मल्टीपल A22 इंटू A33 माइनस A12 इंटू ये हो जाएगा और ये हो जाएगा A21 इंटू A33 माइनस ये आ जाएगा A23 इंटू A31 प्लस में आ जाएगा A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ये आ जाएगा कोटि 3 इंटू 3 के लिए। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जगह नहीं रहने का हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया कोटि 2 के लिए और ये हो गया कोटि 3 के लिए। बस इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे माइनस कैसे आया अब ये आपको बताते हैं। यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे प्लस आया लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आ गया। तो कोटि 2 हो कोटि 3 के लिए एक मान होता है। जैसे A11 हुआ, A12 हुआ, A13 हुआ, सबके पीछे एक वैल्यू होता है। इसका पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव होता है। अब इसका पॉजिटिव हुआ, इसका नेगेटिव क्यों हुआ, इसका पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये हुआ हमारा पंक्ति और ये हुआ स्तंभ, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो जब स्तंभ पंक्ति को आप ऐड कीजिएगा तो जहां जहां हमें सम संख्या प्राप्त होगा वहां वहां उसका मान पॉजिटिव लिया जाएगा और जहां जहां हमें विषम संख्या प्राप्त होगा वहां वहां उसका मान नेगेटिव लिया जाएगा। यहाँ से जब हमने पंक्ति तथा स्तंभ को ऐड किया तो हमें 2 मिला। तो जब 2 मिला फ्रेंड्स, तो आप लोग जानते हैं 2 एक सम संख्या है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव आया है। और यहाँ इसका मान नेगेटिव आया है क्योंकि 1 + 2 3 होता है और 3 एक विषम संख्या है, इसलिए इसका मान नेगेटिव आया। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ नेगेटिव हमने क्यों लिया है। तो ये हुआ सारणी को सोल्व करने का। अब इस पे क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक सारणी दिया है A 2 9 7 और ये 4। अब हमें कह रहा है सारणी का मान निकालिए। ये आ जाएगा, ये सारणी के बराबर आ जाएगा। हमने आपको क्या बताया, A11 मल्टीपल होता है A22 के साथ। तो A11 हमारा ये हुआ, ये मल्टीपल हो जाएगा A22 के साथ। तो A22 हमारा ये हो गया 4 माइनस A21 या A12 लिख सकते हैं, A12 मल्टीपल हो जाएगा A21 के साथ। तो यह आ जाएगा A सारणी के बराबर 8 - 63। ये आ गया ये सारणी के बराबर -55। तो हो गया फ्रेंड्स सारणी को सॉल्व करने का विधि। इसका हमने आपको अभी फार्मूला भी बताया था। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने 2 × 2 कोटि का लिया। अब जैसे दे दिया 3 × 3 कोटि का, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए।
इसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है 394721864। इस सारणी का हमें मान निकालना है। यहां से ये सारणी बराबर आ जाएगा A11 पहले यानी 3। अब हमने 3 ले लिया है तो 3 हमें जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में मिलेगा उसका मान हमें नहीं लेना है। तो 3 हमें इस पंक्ति और इस स्तंभ में प्राप्त हुआ है तो हमें इसका मान नहीं लेना है बल्कि इसका मान लेना है सिर्फ। तो यह आ जाएगा 2 × 4 - 1 × 6। इसके बाद लेना है 9। तो 9 का मान नेगेटिव होता है क्योंकि A12 है और A12 को जब ऐड करते हैं तो उसका मान नेगेटिव आता है, इसलिए ये नेगेटिव लिया गया है। 9 × हो जाएगा। अब ये आ गया इस पंक्ति और इस स्तंभ में, तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आएगा उसका मान हमें नहीं लेना है। यहाँ से आ जाएगा 7 × 4 - 1 × 8 प्लस 4 × आ जाएगा हमारे पास 7 × 6 - 2 × 8। अब इसका आप वैल्यू निकाल दिए तो आ जाएगा A सारणी बराबर 3 × 8 - 6 - 9 × 28 - 8 प्लस 4 × 42 - 16। यहाँ से आ जाएगा A सारणी बराबर 3 × 2 - 9 × 20 प्लस 4 × यहाँ से आ जाएगा 26। तो A सारणी बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 - 180 प्लस यह आ जाएगा 104। तो A सारणी बराबर हमारे पास मिल जाएगा -70। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने A सारणी का मान निकाल लिया है। इस प्रकार आप 3 × 3 कोटि का सारणी को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें आगे पढ़ना है सारणी का गुणधर्म। सारणी गुणधर्म में पहला गुणधर्म है पास, किसी भी सारणिक में स्तंभ तथा पंक्ति को परस्पर अगर बदल दें तो सारणिक का मान नहीं बदलता है किंतु उनका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। इस एग्जाम्पल हमारे पास है, कोई सारणिक है A, ये 2 7 9 और ये 4, ये हमारे पास सारणिक दिया है। तो पहले इस सारणिक का आप मान निकालिए। तो यह आ जाएगा A सारणिक बराबर ये 14 - 63। A सारणिक बराबर -49। अब हमें सारणी के गुणधर्म के अनुसार पंक्ति को परस्पर बदल देना है। तो A बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 4 2 और 7। अब इसका मान निकालिए तो आ जाएगा ये सारणिक बराबर 63 - 14। तो ये आ जाएगा ये सारणिक बराबर 49। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जब इसका बताया तो सारणी का मान तो बदला नहीं, यहाँ भी 49 ही आया है और यहाँ भी 49 आया है, किंतु इनका चिन्ह परिवर्तित हो गया। तो ये हुआ इसका पहला गुणधर्म। सेकंड गुणधर्म देखिएगा, सेकंड गुणधर्म हमारे पास है कि अगर किसी सारणिक में किसी दो स्तंभ में अगर अवयव समान है तो सारणी का मान 0 होता है। जैसे समझिए एग्जांपल, हमें सारणिक दिया है A, ये 4 2 4 6, ये भी दिया हुआ 2 4 6 और ये 9 7 6। ध्यान दिएगा, कोई भी दो स्तंभ अगर दो स्तंभ में अवयव की संख्या पर समान है, मतलब यहाँ भी देखिए 2 है, 2 4 4 और ये 6 6, तो इनका समान है, इसलिए सारणी का मान 0 हो सकता है। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो ये सारणी बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ इसका सेकंड गुणधर्म। थर्ड देखिएगा, थर्ड गुणधर्म क्या कहता है फ्रेंड्स, कि अगर किसी सारणिक में किसी एक स्तंभ में या एक पंक्ति में सभी अवयव का मान 0 है तो सारणिक का मान हमेशा 0 होता है। जैसे एग्जांपल देखिए,
ये 0 0 0 7 2 9 4 2 और 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से सभी अवयव का मान शून्य है। तो जब इस सारणी को आप सोल्व कीजिएगा तो इस सारणी का मान हमें शून्य प्राप्त होगा। तो ये हुआ इसका थर्ड गुणधर्म। अगला देखिएगा, हमारे पास चौथा गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्ति के अवयव आपस में समानुपाती हो तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे हमें ये सारणिक दिया है 1 2 3 4 7 9 और ये दिया है 2 4 ये 6। तो आप देख सकते हैं ये R1 ये हो गया हमारा R1, मतलब पहला पंक्ति। R1 समानुपाती है R3 के, तो इसलिए इस सारणी का मान भी हमें शून्य प्राप्त होगा। ये सारणी बराबर 0 आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका चौथा गुणधर्म। अगर हमारे पास पांचवा गुणधर्म है, अगर किसी सारणिक में कोई कांस्टेंट राशि से गुना किया जा रहा है तो वह किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति में मल्टीपल होगा। लेकिन हमें जब हमने अवयव पढ़ा था तो वहाँ किसी अचर राशि के साथ अगर मल्टीपल करते थे तो वह सभी अवयव में मल्टीपल होता था। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। सारणिक में किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुना होता है। इस देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये सारणिक दिया हुआ है हमें 2 9 6 3 और हमें यहाँ से 2a निकालना है। तो 2a जब निकालेंगे तो ये 2 या तो आप इसमें मल्टीपल कर सकते हैं या इसमें मल्टीपल कर, मतलब कोई एक पंक्ति या कोई एक निश्चित स्तंभ में कर सकते हैं, सभी में नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 4 और ये 12 9 और ये 3। तो ये हुआ सारणी का पांचवा गुणधर्म। गुणधर्म नंबर 6, अब समझिएगा, किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में दो या दो से अधिक राशि को आपस में योगफल किया जा रहा है तो वह राशि उस सारणिक से हटकर एक नया सारणिक का निर्माण कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमें ये A1 और ये A2 A3 ये B1 B2 B3 और ये C1 C2 और ये C3। अब मान लीजिए कि C1 में हम कोई कांस्टेंट राशि को ऐड कर रहे हैं, अल्फा 2 ये अल्फा 3, तो ये इस सारणिक से हटकर एक नया सारणिक का निर्माण कर सकता है। यानी ये सारणिक दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। तो ए बराबर हमें मिल जाएगा A1 1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, प्लस में आ सकता है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 और ये C3। तो ये हुआ सारणी का छठा गुणधर्म। आई होप आप ये गुणधर्म आपको समझ में आएगा। हमने सारणी के सभी गुणधर्म के बारे में जान लिया है। अब हमें आगे पढ़ना है उप सारणी। ध्यान दीजिए फ्रेंड, इसका दो गुणधर्म है, लेकिन जब हम आपको सहखंड पढ़ाएंगे तो वहाँ पे दो गुणधर्म बताएंगे, क्योंकि जब आप सहखंड नहीं समझिएगा तो वो गुणधर्म आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने दो गुणधर्म को यहाँ पे छोड़ दिया। जब आप सहखंड पढ़ाएंगे तो वहाँ पे दो गुणधर्म और बताना है, वो बता देंगे आपको। तो हमें आगे पढ़ना है उपसारणिक। अब समझिए, किसी भी सारणिक का उप सारणिक भी एक सारणिक ही होता है।
मतलब कोई भी सारणिक अगर है और उसका हम उप सारणिक अगर निकालते हैं तो वो भी एक सारणिक होता है। जैसे एग्जाम्पल देकर आप समझाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री होता और उप मुख्यमंत्री होता, तो वो भी तो कार्य जो करता है वो कुछ मुख्यमंत्री का ही करता। उसी प्रकार उप सारणिक भी एक सारणिक ही होता है जो आयवी पंक्ति और जेवा स्तंभ को सभी मान को हटाने के पश्चात प्राप्त होता है। अब समझिएगा उप सारणिक, इसे इसे एम, कैपिटल एम आई जे से सूचित किया जाता है। किसी भी सारणिक को, उप सारणिक को एम आई जे से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, सारणिक दिया है ए 2976। अब यहां से कह दिया फ्रेंड्स कि M11 का उप सारणिक बताइए, तो M11 का उप सारणिक हमारे पास आ जाएगा 6, क्योंकि M11 मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो वो तो हमें यही ये है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो ये है, और उसका उप सारणिक कौन होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 6। अब 3 into 3 कोटि का दिया है और उप सारणिक हमें निकालना, तो कैसे निकालते हैं ये समझिए। 296 अब हमें कह दिया कि M23 का उपसार निकालिए आप, तो M23 तो ये हमें है, और इसका जब उपसार निकालेंगे तो जिसका हमें उपसार निकालने के लिए कह रहा है उस पंक्ति को और स्तंभ को हमें नहीं लेना है, मतलब इसका हमें उपसार निकालना है, तो ये इस पंक्ति में आता है और इस स्तंभ में आता है, तो इसको हमें यूज नहीं करना है, और शेष बच गया उसका एक सारणिक बना देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 267 और ये 4। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर इसे, जिसका हमें उप सारणिक निकालने के लिए कह रहा है और वो एक सम संख्या आ रहा है तो सारणिक पॉजिटिव आएगा, अगर वो विषम संख्या आ रहा है तो सारणिक का मान नेगेटिव आएगा। तो यहाँ देखिए ऐड करने के पश्चात हमें 5 प्राप्त हुआ, तो 5 एक विषम संख्या है, इसलिए सारणिक का मान नेगेटिव आएगा। यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स M23 इसका हो जाएगा -8 माइनस ये 42, यहाँ से आ जाएगा -8 प्लस 42, ये आ जाएगा हमारे पास 34। तो ये सारणिक का मान निकल के आ गया। तो किसी भी अवयव का अगर उप सारणिक निकालना है तो हमें उस पंक्ति तथा उस स्तंभ को हमें नहीं लेना है और शेष को हमें सारणिक बना देना है, और जिसका हमें उप सारणिक निकालने के लिए कह रहा है उसको पहले चेक कर लेना है कि वह उसका मान पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो सारणिक में नेगेटिव लगा देना है, अगर पॉजिटिव है तो सारणिक में कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया उप सारणिक आपका। आई होप आपको समझ में आएगा उप सारणिक। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, इसी में समझिए। अब हमें क्या दिया, M32 का उप सारणिक निकालें, ठीक है। तो M32 मतलब पंक्ति तीसरा और स्तंभ दूसरा, तो पंक्ति तीसरा ये आया, स्तंभ दूसरा ये आया, तो जो 3 हमें मिला है वो पंक्ति तीसरा और स्तंभ दूसरा में अवेलेबल है, यानी हमें इसका उप सारणिक निकालना है। तो इसका हमें उप सारणिक निकालने के लिए ये जिस पंक्ति और स्तंभ में आता है उसको हमें नहीं लेना है और शेष को हमें एक सारणिक बना देना है। तो ये 3 जो है इस पंक्ति में आता है और इस स्तंभ में आता है, तो इस पंक्ति को इस स्तंभ को हमें नहीं लेना है। तो आ जाएगा हमारे पास शेष क्या बचेगा फ्रेंड्स, 2 8 6 और ये 7। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, यानी सारणिक का मान में नेगेटिव लग जाएगा। क्या आएगा, M32 इक्वल टू -14 - 48, तो यह आएगा हमारे पास
-14 + 48 तो आ जाएगा 34। अब यहाँ से देख सकते हैं हमने M32 का उप सारणी निकाल दिया है। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणी का उप सारणी निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा कि हमने उप सारणी कैसे निकाला जो। अब आगे समझिए। अब हमें आगे पढ़ना है सहखंड को फैक्टर। सहखंड जान लीजिए क्या होता है। तो अवयव Aij का सहखंड कैपिटल Aij या Cij से निरूपित किया जाता है। सहखंड को कैपिटल Aij या Cij से निरूपित किया जाता है और Aij बराबर होता है -1 का पावर i इंटू जे Mij, जहाँ Mij बराबर होता है उप सारणिक, Aij का उप सारणिक, Aij का उप सारणिक ये होता है। Aij बराबर होता है -1 के पावर i इंटू जे Mij, जहाँ i और j का सभी संभव मानों के लिए। अब जैसे समझिए, जैसे अभी हमें दिया है ये 2 इंटू 2 कोटि का हमें अभी सारणिक दिया है। इसका उपसाखंड निकालना है। तो अगर हम A11 का उपसाखंड निकालें, मतलब इसका उपसाखंड निकालें, तो ये हो जाएगा -1 का पावर A11 का हम लोग निकाल रहे हैं तो पंक्ति भी i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, यानी हो जाएगा 1 इंटू 1। अब उपसाखंड निकालने से पहले आपको A11 का उपसारणिक पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक उपसारणिक नहीं पता होगा आपको, हम उसका उपसाखंड सहखंड नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका उपसारणिक हमारा हो जाएगा 7। ये हो गया 7। यहाँ से A11 बराबर आ गया हमारे पास -1 का के पावर 1 इंटू 7। यहाँ से A1 बराबर आ गया -7। अगला एग्जांपल, अगला देखिए, हमें A21 का सहखंड निकालना है। तो ये हो जाएगा -1 का पावर 2 इंटू 1 इंटू, अब A21 यानी पंक्ति 2 स्तंभ पहला, पंक्ति 2 ये हो गया स्तंभ पहला, तो ये हमारा मिल गया 5। तो 5 का उपसाखंड कौन होगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया 2, लेकिन 2 होगा तो 2 यहाँ पे माइनस में आएगा। अब माइनस में क्यों आएगा ये समझिए, क्योंकि इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है और 3 एक विषम संख्या है, इसलिए उपसारणिक उसका माइनस में आएगा। तो ये हो गया -2। यहाँ से A21 बराबर आ जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू -2। ये हो गया A21 इक्वल टू 2। ये हो गया। सहखंड कैसे निकालते हैं हमने आपको बता दिया है। पहले तो आपको उपसारणिक निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको उस उपसारणिक डायरेक्ट निकालने आता है तो ठीक है, नहीं तो निकाल के आप कर सकते हैं। यहाँ से जब उपसारणिक निकाल लीजिएगा और जिस अवयव का हमें सहखंड निकालना है उसका ये करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा सहखंड। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हमें 2 गुणधर्म बताना है। इसके आगे देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से कैपिटल कर दीजिएगा क्योंकि उपसहखंड स्मॉल में नहीं होता है। यहाँ से कैपिटल कर दीजिएगा। इसके आगे देखिए, यहाँ समझिएगा, यहाँ से 2 गुणधर्म पढ़ना है। 2 गुणधर्म समझिए। किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभों में उपस्थित अवयवों की संख्या में उसके खुद के उपशाखंडों से अगर गुना करके जोड़ते हैं
तो वह सारणिक के मान के बराबर आता है। ये हुआ पहला गुणधर्म। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ से डेल बराबर A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। ये याद रखिएगा, ये हमारा पहला गुणधर्म हुआ। सेकंड गुणधर्म देखिए, किसी सारणिक में उपस्थित पंक्ति तथा स्तंभ में अवयवों की अवयव को उसके किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभों में उपस्थित अवयवों की संख्या के उपसारणिक से अगर गुणा करते हैं तो सारणिक का मान 0 के बराबर आता है। अब समझिएगा, जैसे हमें यहाँ से डेल और आर लिख सकते हैं A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। अब दोनों गुणधर्म समझिए कि अगर अवयव में उसके खुद के सहखंड से गुणा करेंगे तो वह सारणिक के मान के बराबर आएगा, और अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में उपस्थित अवयव के सहखंड से गुणा करेंगे तो वह सारणिक का मान 0 आ जाएगा। यानी ऐसे करके अगर करेंगे तो सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाएगा। आई होप आपके दोनों गुणधर्म समझ में आएगा। सिंपल में याद रखिएगा, अगर खुद के साथ हो रहा है तो वह सारणिक के मान के बराबर आ जाएगा। अगर खुद का किसी दूसरे अवयव के उपशाखंड से हो रहा है तो वह डेल सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो आई होप आप ये दोनों गुणधर्म आपको समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छी तरह से समझा सके। आगे हमें पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए किसी त्रिभुज का शीर्ष बिंदु हमें दिया है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। यह हमें त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया है। अब इसका क्षेत्रफल हम सारणी के रूप में कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। तो डेल बराबर लिख सकते हैं 1/2 x1 x2 x3 ये y1 y2 y3 यहाँ से 1 1 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल बराबर 1/2। आपने क्लास में टेंथ में फार्मूला पढ़ा होगा 23 31 12, आपको याद होगा। 23 31 12 से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, उसी का यहाँ यूज करना है। यहाँ से आया x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो हम इस फार्मूला से किसी भी त्रिभुज के दिए गए शीर्षों को सारणी के रूप में निकालकर हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा। अगर त्रिभुज संरेख हो तो डेल का मान हमेशा 0 के बराबर आ जाएगा। अगर त्रिभुज संरेख हो तो डेल का मान हमेशा 0 के बराबर आ जाएगा। और अगर है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ऋणात्मक में प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए हम मॉड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। इसलिए हम ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए वहाँ पे मॉड का यूज कर सकते हैं। आई होप आपके ये समझ में आएगा। बस ये फार्मूला को याद रख लीजिएगा, इसी से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आगे देखिए, अब हमें आगे पढ़ना है व्युत्क्रमणीय अवयव और अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो समझिएगा पहले व्युत्क्रमणीय अवयव।
तो एक वर्ग अवयव व्युत्क्रमीय अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए सारणिक नॉट इक्वल टू 0, ए सारणिक नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे सारणी का मान चेंज हो सकता है, हम यहाँ पे ए लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो वह व्युत्क्रमीय अवयव कहलाएगा। और अगर देखिए अव्युत्क्रमीय अवयव, देखिएगा एक वर्ग अवयव अव्युत्क्रमीय अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि ए सारणिक बराबर 0। तो अगर सारणिक का मान 0 के बराबर आ रहा है तो वह अव्युत्क्रमीय अवयव कहलाएगा, और यदि सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो वह व्युत्क्रमीय अवयव कहलाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है किसी वर्ग अवयव का प्रतिलोम। मतलब इनवर्स, हमने आपको अवयव में भी बताया है, अब हमें सारणिक में निकालना है। तो सारणिक में हम इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का सारणिक। ये फॉर्मूला होता है इसका प्रतिलोम निकालने के लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए समझिए क्या होता है, जो यहाँ से मान लीजिए कोई, अब आप इस एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है इसको हम एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे हमारा सारणिक ए दिया है 2 9 7 और ये 2, और इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, इससे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए फ्रेंड्स तो पहले आपको इसका उपसारणिक कर देना है। तो इसका जब उपसारणिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 2 -7 -9 और ये 2, ये आ जाएगा हमारे पास जब इसका उपसारणिक करेंगे तो। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पहले इसका उपसारणिक निकालने के पश्चात इसका हमें ट्रांसपोज कर देना है, यानी परिवर्त कर देना है। तो परिवर्त में आपको बताया होगा हमने कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 -9 और ये -7 और ये 2। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, हमें प्राप्त हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालें। पहले किसी भी अवयव का हमें उसका उपसारणिक निकालना है। जब हम उसका उपसारणिक निकालेंगे उसके बाद उसको ट्रांसपोज कर देना है तो वह एडजॉइंट ऑफ ए में बदल जाएगा, यानी सखंड में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ ए का यही मतलब होता है कि उससे पहले उपसारणिक निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कर देना है तो वह एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देना। और नीचे जो दिया है ए सारणिक, इसका वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर सारणी का मान ही 0 आ जाएगा तो इनवर्स का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। इसलिए सारणी का मान कभी 0 के बराबर नहीं आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अभी सारणी का लगभग टोटल इसका बेसिक हमने आपको बता दिया है। इसके अगली वीडियो में हम लोग इसका चैप्टर सॉल्यूशन बताने वाले हैं। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुआ है या हमको समझाने में थोड़ा दिक्कत हुआ है और आपको समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, और जहां हम मिस्टेक किए हैं, बताने में गलत किए हैं, तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम उस कोशिश करें उसे आपको अच्छी तरह से बता सकें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।